आपने न्यूमेरिकल भी काउंट किया क्या? न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल काउंट नहीं कर रहे हैं। 11 है, ठीक है ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 डालो, न्यूमेरिकल नहीं काउंट करेंगे तो 11 हो रहा है। करते हैं स्टार्ट। चलो तो बॉइलिंग पॉइंट लिख दो फटाफट क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलो देखो ध्यान सबका इधर। फर्स्ट पॉइंट देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखो, तुमको ऑलरेडी मालूम रहेगा ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, कंप्लीट करना है क्योंकि आज ये पूरा कंटेंट बॉइलिंग पॉइंट का थियरी। देखो तो ऐसा कुछ वाटर, इसको बॉईल करना है तो हीट भी कर दिया। बोलो कितने डिग्री सेल्सियस पे ये मतलब क्या बोलते हैं बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा? 100 पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 पे ही क्यों बॉईल होता है उसका रीज़न है, सबका ध्यान यहाँ पे। ये जो वाटर है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सही ना? वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर। और वेपर क्या अप्लाई करेगा? वेपर प्रेशर। कोई भी चीज का अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm ना, 1 atm होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी सब्सटेंस का अगर वेपर प्रेशर, कोई भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच हो जाए, बराबर वही टेम्परेचर पे बॉईल होता है। समझा बॉईल कब होता है? कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ तब बॉईल होएगा, कोई भी चीज़ पर्टिकुलर एक ऐसे टेम्परेचर पे बॉईल होता है, वो टेम्परेचर का एक स्पेशलिटी है, वो टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच होना चाहिए, बराबर। अच्छा 1 atm तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही है। मैं एक और बता देता हूँ, 760 mm ऑफ Hg, याद है? एक न्यूमेरिकल में आया था। अरे न्यूमेरिकल था वाटर का, उधर वेपर प्रेशर दिया नहीं था लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर दिया था ना, वहाँ पे तो याद है कि नहीं? किए ना अपन एग्जाम इसके ऊपर। हाँ तो 1 atm क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 mm ऑफ Hg भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। एक पास्कल में भी होता है ना, मालूम है कितना? कोई तो बोला कितना? बोलो, कोई तो बोल रहा था अभी। 10⁵, करेक्ट, 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल के आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर था पास्कल में, ऐसा ठीक है चलेगा। तो ये वेपर प्रेशर तुमको समझा बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है, इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। अच्छा ये टेम्परेचर होता है क्या? एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये क्लियर है? समझा मैंने क्या बोला? चलो डिफाइन करो जल्दी, फटाफट करेंगे, जब न्यूमेरिकल पे भी जाना है, जल्दी बोलो। बोलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच क्या होता है? एट विच इट्स उसके खुद का वेपर प्रेशर, एट विच इट्स वेपर प्रेशर, बोलो, बिकम्स इक्वल टू द, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तुमको समझा कब कोई चीज बॉईल होता है? नहीं समझा? समझ गए रहेंगे ना, बॉईल होता है, लॉजिक है। तो सिंपल ये हो गया सेकंड पॉइंट। ये डेफिनेशन तुमको याद रहेगा? याद रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन देता हूं, सॉलिड बॉईल होता है, गैस बॉईल होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या ये समझा तुमको सेकंड पॉइंट? बोलो भाई, इजी पॉइंट है ना, इजी है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? लिक्विड का। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। थर्ड पॉइंट सुनो। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि समझो मेरे पास वाटर है और मैं बोल रहा हूं ये ना 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है। कितने पे? क्या ये प्योर वाटर है? हाँ, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? और ये बॉईल कितने पे हो रहा है? कंफर्म ये क्या है? इम्प्योर। कंफर्म इम्प्योर है ना? तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है तुमको कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया किसका? टू चेक, क्या चेक किया बताओ हमने यहाँ पे? प्यूरिटी ना, हमने प्यूरिटी चेक कर लिया ना, प्यूरिटी ऑफ लिक्विड, गैस के सॉलिड, लिक्विड। तुमको समझा सेकंड थर्ड पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्राइटेरिया टू चेक द प्यूरिटी ऑफ लिक्विड। इससे हम लोग लिक्विड का प्यूरिटी भी चेक कर सकते हैं। 3 पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट थोड़ा स्पीड जाऊंगा क्योंकि नॉर्मल कंटेंट और तुमको आना चाहिए, 12th में आ गए हो। समझो ये कि H2O का मॉलिक्यूल है, HOH, ये वापस एक H2O का मॉलिक्यूल है, HOH। पार्शियल नेगेटिव चार्ज बताने की जरूरत नहीं ना, क्या है कैसे आया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर। समझो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा है,
तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? सोचो जल्दी जल्दी, क्या रहेगा बोलो। मैंने बोला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है, बराबर। बॉइलिंग पॉइंट कब होता है मालूम है ना? बॉइल कब होता है कोई चीज़? बॉइल करने के लिए लिक्विड को गैस में जाना चाहिए, गैस में तब जाएगा मॉलिक्यूल का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जाएगा ना ऊपर वो। हाँ, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, इसका मतलब क्या रहेगा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट कंफर्म बोलो, क्या आएगा? ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तुमको समझा ये पॉइंट? बोलो क्लियर। फिफ्थ, अच्छा देखो ये जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट किस इसका वेपर प्रेशर कितने वेपर प्रेशर से मैच हुआ तो बॉइल करना स्टार्ट कर गया? 1 atm या तो 760 mm ऑफ एचजी। समझो अगर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही चेंज कर दिया तो, बढ़ा दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm के जगह पे 2 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिया तो बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, बराबर है, और अपने आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझा? बॉइलिंग पॉइंट कोई किसी भी चीज़ का फिक्स्ड नहीं होता, तुम बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? तो पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करूं, समझ रहे हो ना भाई? थियरी तुमको याद है ना इसका केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कैसे होते हैं? थियरी का अगर पक्का ज्ञान है तो ही तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएगा। हाँ, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा बोलो? बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ये भी अपने आप चेंज। क्या तुमको समझा ये चीज़? समझा मैंने क्या सिखाया? चलो फटाफट एक बार जल्दी जल्दी बोल दो, फिर लिख देंगे हम लोग। फटाफट बोलो, चलो बोलो। Boiling point of any substance is defined as a temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. Second point, boiling point is a characteristics of liquid. Third point, boiling point is a criteria to check the purity of liquid. Fourth point, if the intermolecular force of attraction is high, then boiling point is also high. Fifth point, एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज है, चेंज मतलब इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा देते हैं। अगर मैं चेंज मतलब बढ़ा दिया मैंने, एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस क्या होगा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल पॉइंट है, फटाफट लिखो, जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, शॉर्ट में लिख लो। तुम लोग उसको शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में एकदम, ज़्यादा इतना नहीं, जैसा मैंने लिखा है शॉर्ट में, बस इतना समझने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए थियरी प्रॉपर होना चाहिए तो जाके तुमको याद है ना वेपर प्रेशर कैसे पढ़ा था अपन ने? पूरा का पूरा वेपर प्रेशर यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर तुमको वेपर प्रेशर नहीं आता तुमको बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा। ये तो अभी मैंने बेसिक बताया, अभी देखो धीरे धीरे मजा आएगा। फटाफट लिखना, फटाफट एकदम स्पीड में। गर्मी तो नहीं लग रही ना? नॉर्मल है ना? फटाफट लिखना तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी करो। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ। हो गया? लिख दिया? जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। बॉइलिंग पॉइंट आदत डालो कि फुल आंसर एक साथ लिखने आए तुमको, बराबर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितना? 12 ना? क्वेश्चन लिखा तुमने? एलिवेशन, अगर तुम्हारा कुछ रह गया रहेगा तो ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ, इसका देख लेना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चलो स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दो, इसके पहले अपन ने किया ऐसा ही कुछ पहले भी किया है वेपर प्रेशर के साथ। उधर क्या हुआ था? वेपर प्रेशर याद करो, वेपर प्रेशर क्या था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद है ना? पढ़ा अपन ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है ना? कि ऋषभ किधर गया है? क्या दिख रहा है क्या? इधर है ना जगह, बैठ सकता है इधर, इधर भी है सेकंड बेंच है, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तुमको याद है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था वो? उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसा प्रॉपर्टी है? हाँ कैसा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था।
ये दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता, क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेम वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट समझाता हूं, जरा ध्यान देते रहो और जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो ध्यान सबका, यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है और वेपर प्रेशर आता है ना सबको। चलो बताओ P1 नॉट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, थोड़ा एनर्जी में रहो। सेकेंड P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कौन बड़ा होता है इसमें से? P1 नॉट बड़ा है, P1 बड़ा? हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बड़ा होता है। चलो तो पहले मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ। चलो तो ये मेरे पास H2O और मैंने इसको हीट किया, करेक्ट है? हीट किया, वाटर लिक्विड स्टेट में हीट करने स्टार्ट किया, क्या ये वेपर फेज में जाएगा? वेपर फेज में जाके क्या बनाना स्टार्ट करेगा? वेपर प्रेशर। इसका जो वेपर प्रेशर है अगर वो 1 atm से मैच हो जाए या तो वो 760 mm ऑफ Hg से मैच हो जाए तो ये वाटर क्या करने लगेगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट है? अब मेरे को बताओ ये 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन करना इजी है या डिफिकल्ट है? आदर्श इधर इधर आ जा, यहाँ पे जाकर बोलो। ये जो वाटर है, वाटर से बना, वाटर जो लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड से बना वेपर, वेपर से वेपर प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, वेपर प्रेशर धीरे धीरे, ये 1 atm प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है वाटर का। वाटर को हीट करते करते गए, वेपर प्रेशर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, ये 1 atm से मैच हो गया, इधर बॉयल स्टार्ट। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ ये वाटर का जो वेपर प्रेशर है जो है उसको 1 atm को अटेन करने के लिए, 1 atm को मैच करने के लिए ज्यादा टाइम जाएगा कि इजिली मैच हो जाएगा? सोचो जल्दी। अच्छा इजिली मैच करने के लिए या फिर डिफिकल्ट है मैच होने के लिए, पहले तुमको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? तो ये एक एग्जांपल ले लो, एक और सिखा देता हूँ, फिर शायद तुमको समझ में आ जाए कि क्या हो क्या रहा है, किधर इजी और किधर डिफिकल्ट है। ये बताओ ये सॉल्वेंट की बात हो रही है, सोल्यूट की या सॉल्यूशन? ये सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट, ध्यान दे रहे हो ना? इसके वेपर प्रेशर को मैं P1 नॉट बोल दूं, चलेगा? चलेगा ना? नेक्स्ट केस ध्यान देना एकदम अच्छे से। लिक्विड H2O, ये लेवल जो है ना, ये लेवल याद है ना, ऊपर कौन आता है? सोल्यूट ना? ऑयल डाल दिया मैंने, ऑयल। अब वाटर है और क्या है साथ में? ऑयल। तो ये क्या बन गया? सोल्यूट है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है? कंफर्म है, अब ये सॉल्यूशन बन गया, करेक्ट है? चलो इसको भी हीट करना स्टार्ट करते हैं, इसको भी हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है बोलो तुमको? हीट करना स्टार्ट कर दिया, बोलो कुछ। हीट करेंगे, ऑयल जल्दी इवॉपरेट करेगा नहीं, बराबर है? जल्दी वेपर बनाएगा नहीं, थोड़ा बहुत वेपर बनाएगा, जो मतलब जल्दी वेपर बनाएगा नहीं। अगर वेपर मुझे इससे वेपर बनाना है, अगर मुझे इससे वेपर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट करना पड़ेगा, हीट ज्यादा करना पड़ेगा ना? क्या ये वाटर ऊपर जा पा रहा है क्या वेपर बनाने के लिए? नहीं, क्योंकि बीच में ऑयल है, वो जल्दी ऊपर जाएगा नहीं। नीचे मैंने क्या किया? मैंने हीट बढ़ा दिया, हीटिंग मैंने बढ़ा दिया, हीटिंग मैंने बढ़ा दिया। इससे इसकी वजह से क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत वेपर अब मुझे दिखने लगा है, बराबर है? अब ये वेपर बनाएगा क्या? वेपर प्रेशर। यहाँ पे आएगा वेपर प्रेशर, सोल्यूशन है ना P1, ये है 1 atm का प्रेशर, और यहाँ पे अभी क्या है तुम्हारे पास? P1 सोल्यूशन। याद है ये तो इधर ही था, ये आराम से मैच कर गया ऐसा, बराबर है? ये आराम से गया, क्योंकि कोई ब्लॉक करने के लिए ऊपर है क्या? अभी देखो कौन है ऊपर? ऑयल है ना, सोल्यूशन के लिए बनाने के लिए। हाँ, तो अगर 1 atm इधर है तो P1 समझो इधर है, तो हीट तुम बहुत ज्यादा हीट करोगे तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऐसा लास्ट में जाके यहाँ मैच करेगा। तो बताओ कौन ज्यादा, कहाँ ज्यादा ईजी है, कहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है? ये बहुत ईजी है यहाँ पे 1 atm को मैच कराना, ये 1 atm मैच करना बहुत ईजी है ना। यहाँ पे ये जो मैच है, ये मैच करना बहुत ईजी है। ईजी है कि डिफिकल्ट है? ईजी है ना। और वही यहाँ पे अगर मैं P1 को ट्राई करूँ 1 atm से मैच कराना या तो 760 mm ऑफ Hg से मैच कराना, तो बताओ ये बहुत ईजी है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा? डिफिकल्ट है, ऊपर ब्लॉक कर रहा है कोई, तो सरफेस ब्लॉक हो जा रहा है, यहाँ पे वेपर बनने ही नहीं दे रहा है। वेपर ने फिर बोलो वेपर प्रेशर का हीट कर रहा हूँ ना ज़्यादा मैं, अरे ज़्यादा हीट किया ना तो अब तो बनेगा ही। तो बताओ यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर का मैच है 1 atm से, ये डिफिकल्ट है या ईजी है? जल्दी जल्दी, डिफिकल्ट या ईजी? कंफर्म डिफिकल्ट है। तो बताओ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? तुमको क्या लगता है? बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है? बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर जहाँ पे तो वो जो क्या बोलते हैं, ये जो भी तुमने लिया है उसका वेपर प्रेशर 1 atm से मैच हो जाता है। तो यहाँ से इधर जाना, इधर बहुत ईजी है,
और ये इधर से इधर आना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट करना पड़े। तुमको क्या लगता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? किसको ज़्यादा हीट करना पड़ा तुमको? तो ये बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा, यहाँ पे ज़्यादा आएगा ना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ध्यान दो, एक नया चीज़ अब तुम्हारे गेम में आ रहा है, इसका नाम है TB नॉट। क्या नाम है? क्या लगता है क्या रहेगा? बोलो। बॉइलिंग पॉइंट ना, याद है ना? बॉइलिंग पॉइंट किसका? क्या क्या? प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिया, देखो जरा मैंने वहां पे, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तुमको मालूम है ना ये चीज? समझ रहे हो क्या? एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, भगा नहीं रहा हूँ। तो TB नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो ज्यादा है कि कम है? भाई कम हीट में पहुंच गए ना 180 हम, तो कम रहेगा ना ये बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे ज्यादा। ये नाम बोलो क्या है, क्या है क्या ये? मैं लिखूं कैसा? थियरी में क्या रहेगा बोलो? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब वो बताने की जरूरत नहीं कि सॉल्यूशन में क्या है, पूरे चैप्टर में वही चल रहा है ना, कंटेनिंग, हाँ, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलो, तो अगर ऐसा है, हाँ, तो इसको डिनोट करते हैं TB से। किससे डिनोट करेंगे? नॉट थोड़ी आता है। नॉट किस में आता है? नॉट किस में आता है? सॉल्वेंट में आता है। इसमें आया क्या नॉट? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कभी नॉट नहीं आएगा। अच्छा, इसका वैल्यू ज्यादा है कम है? ज्यादा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले तुम लोग क्या लोगे? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, क्या लोगे पहले? अरे सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले क्या लोगे जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है? मैंने सॉल्वेंट लिया, देखा उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम था, फिर मैंने उसमें सॉल्वेंट में क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया और बना दिया सॉल्यूशन, और देखा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझा एलिवेशन क्यों बोल रहे हैं? बढ़ गया ना बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो? चलो, एक लास्ट स्टेप और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म। थर्ड पॉइंट ये एक नया चीज तुम्हारे लिए, डेल्टा TB। बट मुझे लगता है तुमको इतना आदत तो पड़ ही गया है। क्या लगता है क्या है ये? हाँ, समझ में आ गया तुमको। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। समझा? डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या लगता है कैसे निकाल? ऐसी एक और चीज किया अपन ने। नहीं नहीं, ऐसा क्या किया पहले याद दिलाओ जरा, ऐसा क्या किया? डेल्टा P किया है। क्या नाम था उसका? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो, उधर ज्यादा वेपर प्रेशर माइनस कम वेपर प्रेशर किया था, फॉर्मूला बोलो जरा उसका। P1 नॉट माइनस P1। इधर तुम बनाओ फॉर्मूला, बोलो। करेक्ट, TB ज्यादा है, TB माइनस TB नॉट। क्या ये क्लियर है? समझा? ये फॉर्मूला किसका है? एलिवेशन। डिफाइन भी कर सकते हो ना? डिफाइन करो जरा जल्दी। Elevation in boiling point is defined as the difference in the boiling point of solution and the boiling point of pure solvent. सिंपल है ना? अच्छा, ये भी तुमको थियरी में लिखना पड़ेगा, मैंने तो डायग्रामेटिक समझाया, ओन वर्ड्स में लिखो। व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज हीटेड, बराबर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। वेपर में क्या ना, क्रिएटिंग वेपर pressure which gets easily matched with 1 atm atmospheric pressure, hence its boiling point is low. अपने ओन वर्ड से बनाओ यार, मेरे को मैं थोड़ी देख के बोल रहा है, बराबर ना? समझ रहे? यही बताया ना, और क्या बताया मैंने? रिपीट करो जरा, बोलो मैंने क्या बताया? व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज हीटेड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज क्रिएटिंग वेपर प्रेशर व्हिच गेट्स easily matched with 1 atm atmospheric, hence its boiling point is low. सिंपल ना? ये बोलो, when a solution is heated it gets converted into creating vapor. Here it is very difficult to match with 1 atm atmospheric pressure, hence its boiling point is, तो ओन वर्ड्स में लिख रहे यार। और लास्ट ये भी बोल दो, जब इतना बोल दिया तो ये भी बोलो। बोलो, elevation in boiling point is defined as the difference in the boiling point of solution containing and boiling point of pure solvent। हो गया, जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, चलो फटाफट लिखो। तुम लोग इसको शॉर्ट में मेंटेन करके रखो, जो भी ऐसा है, ये आपको लगेगा आप लोगों को 1.5 घंटे बाद। फटाफट लिखना, फटाफट। इसमें सिर्फ 5 ही टॉपिक है, उसमें 2 पढ़ा दिया मैंने। 5 टॉपिक हो गया, बॉइलिंग पॉइंट खत्म। इतना ही है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और कुछ भी नहीं है। हाँ। बोलूं मैं? क्या तुम लोग खुद से लिखोगे? खुद से ट्राई करो। व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज हीटेड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। फटाफट।
When a pure solvent is heated, it gets converted into vapor phase, creating vapor pressure. Creating vapor pressure. लिखा creating vapor pressure, which gets easily matched with 1 atm atmospheric pressure. Which gets easily matched with 1 atm atmospheric pressure. लिखा which gets easily matched with 1 atm atmospheric pressure. लिखा hence its boiling point is low, less चलेगा, hence its boiling point is low. सेम ऐसे ही सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट सेम, सेकेंड पॉइंट सेम ऐसे लिखो. फर्स्ट पॉइंट सबका कंप्लीट है. सेकेंड पॉइंट, when a solution is heated, it gets converted into vapor phase. हो गया. when a solution is heated, it gets converted into vapor phase, creating vapor pressure. लिखा इतना. here it is very difficult to match 1 atm atmospheric pressure. here it is very difficult to match with 1 atm atmospheric pressure, hence boiling point is high. हो गया. और लास्ट पॉइंट जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फटाफट लिखो. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हो गया. लास्ट, elevation in boiling point is defined as the difference of boiling point of solution containing non-volatile solute and boiling point of pure solvent. हो गया, बोलो. चालू करते हैं नेक्स्ट. चलो तो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करेंगे. हो गया रहेगा सबका ना, इतना काफी टाइम इतना हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ना. क्वेश्चन 13 लिखो. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेव प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस of boiling point elevation as a consequence of vapor pressure. वेपर प्रेशर क्या इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को, वो देखते हैं. इधर हम लोग प्लॉट करने वाले, डायग्राम बनाएंगे और कुछ नहीं. ग्राफ है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो ग्राफ ग्राफ टाइप है, आराम से हो जाएगा. चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. देखो तो मैं यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूँ. हम लोग वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन निकालेंगे. इधर देखो तो ना, ये जो है ना, ये साइड इधर यहाँ रहेगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और यहाँ आएगा टेम्परेचर. ध्यान देना एकदम अच्छे से. क्लियर है? ऐसा कुछ है. चलो तो इसमें दो चीज याद है. इसके पहले जो डायग्राम था, डायग्राम याद करो. डायग्राम में कौन सा दो चीज लिया था, याद करो. मैंने पहले वाले डायग्राम में मैंने सिर्फ क्या रखा था, वाटर,
वाटर क्या था, प्योर सॉल्वेंट, और नेक्स्ट वाले इसमें क्या लिया था, उसने तो ऑयल लिया तो वो सॉल्यूशन बन गया। सेम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के हिसाब से हम लोग बनाएंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। देखो तो एक ग्राफ ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे है वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm ना, 1 atm को कितना बोलते हैं हम लोग, 760 ना, 760 mm ऑफ Hg ले लो, या तो 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा कुछ, सही है। ये जो मैं पहला वाला मैंने बनाया ये है सॉल्वेंट, ध्यान देते रहो, ग्राफ समझते हैं, और ये है सॉल्यूशन, बराबर। तो हमने किया क्या, देखो अपन ने प्लॉट किया है, अपन ने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ध्यान दे रहे हो क्या है, फर्स्ट पॉइंट में ऐसा रहेगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है बताओ, प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, मैंने वेपर प्रेशर को एज अ फंक्शन ऑफ, बोलो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लॉट किया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, समझाऊंगा बाद में, अभी के लिए तो ठीक है, वो दिख रहा भी है इसमें, क्या समझाना क्या। सेकंड पॉइंट देखो, हर बार जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर देख लो जरा, ये दिख रहा है वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है और ये टेम्परेचर का एक्सिस है। अगर मैं इसको आगे भी लेके आऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊँ, ऐसा ग्राफ आता है, देखो ऐसा, समझ रहे हो। और अगर मैं इसको लेके आऊँ, बोलो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, किसका वेपर प्रेशर कम, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का, यही तो थियरी भी है, थियरी भी तो यही बोलता है। अरे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है भाई, P1 नॉट होता है, और सॉल्यूशन का कितना होता है, P1 होता है, और कौन बड़ा होता है, बराबर तो है फिर, सही है ना, सही है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और नोट करो यहाँ पे, ऐसा है कि एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर लेता हूँ, जैसे समझो मैंने ये वाला टेम्परेचर ले लिया, ये वाला टेम्परेचर दिख रहा है, ये वाला टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे गए, ये टेम्परेचर पे जरा वेपर प्रेशर के बीच में डिफरेंस देखो, ये दिख रहा है कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस रहेगा पर्टिकुलर ये टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाता हूं, बढ़ा दिया टेम्परेचर, अब गैप जो पहले इतना था, अब गैप दिख रहा है, गैप बढ़ गया है। अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊं, जो गैप पहले कम था वो बढ़ गया था, अब और बढ़ गया, समझ रहे हो क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द गैप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड, एक मिनट, ये गैप मतलब है क्या, करेक्ट, डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही तो होता है गैप मतलब क्या। अरे गैप मतलब ये ना P1 नॉट माइनस P1, यही तो रहेगा गैप, समझा। तो पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा ऐसा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, क्या 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 तुमने देखा बताओ, यहाँ पे डेल्टा पी जो है ये भी क्या होता है, बढ़ता है, सही है ना। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द गैप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीजेस, समझे, दो चीज अपन ने डिसाइड किया यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ और एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, जो मेन फर्स्ट सेकंड पॉइंट याद है तुमको, बोलो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, क्या प्लॉट किया बताओ, प्लॉट किसका है, वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर एज अ प्लॉट, मतलब प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये देखा। सेकंड पॉइंट में तुमने क्या डिसाइड किया, देखो जरा क्या देखे, क्या मालूम पड़ा, टेम्परेचर से बढ़ाओगे क्या बढ़ जाएगा, गैप जो है ना इनके बीच में वो भी अपना बढ़े, गैप मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक चीज तुम हमेशा एक चीज और देखो, ये पूरे ग्राफ में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का कर्व है, इसको मैं कुछ नाम भी दे देता हूं, जैसे समझो मैंने नाम दे दिया CD, इसको नाम दे दिया, और इसको AB नाम दे दिया, AB। चेक, ये भी बहुत बार MCQ में आ जाता है ऐसा, सॉल्यूशन का जो ग्राफ है, इसका जो कर्व है वो हमेशा सॉल्वेंट के कर्व के नीचे रहता है, याद रहेगा, ये भी तो दिख रहा है अपने को यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या मालूम पड़ा, एक चीज और, जो CD कर्व है, CD दिख रहा है, CD किसका है, सॉल्यूशन ना, CD जो कर्व है ये किसके नीचे बताओ, बोलो, इज बिलो AB कर्व ना, ये भी एक चीज मालूम पड़ रहा है देख के, और ये तो तुमने देख ही लिया, बराबर है। एक फोर्थ पॉइंट और दिखाता हूं, जरा वो दोनों कर्व पे आगे बढ़ो और 1 atm तक पहुंचो, देखो क्या तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 1 atm तक पहुंचो, दोनों कर्व को आगे लेके जाओ और 1 atm तक। जैसे मैं AB वाले कर्व को लेके चलता हूँ, ये वाले कर्व को गया, देखो इसमें टेम्परेचर बढ़ा है तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इधर देखो ये टेम्परेचर ना और ये वेपर प्रेशर है, देखो ना वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर का एक्स। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं देखो वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे वेपर प्रेशर कितना इक्वल हो जाएगा, तो सॉल्वेंट बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट बॉईल करेगा ना उस टाइम पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तभी तो अरे टेम्परेचर के साथ ही तो बढ़ता है ना वेपर प्रेशर,
तभी तो वेपर आएगा जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पे जो तुम्हारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 या तो 760 mm जिससे मैच कर जाएगा। बराबर, ये टेम्परेचर पे ध्यान देना, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा बोलो तुम्हारे हिसाब से? कौन बॉईल करेगा? बोलो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बोलो भाई। क्या? टीबी नॉट होता है, टीबी नॉट ना, टीबी नॉट समझ में आता है। ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका? प्योर। चलो दूसरे कर्व पे चलो, फटाफट चलते हैं, सीडी पे चलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का बढ़ना है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम बढ़ रहा है, देखो। और यही चीज तो पहले भी समझाया ना मैंने तुमको। यहाँ पे तुम बढ़ाओ, हीट बढ़ाओ, यहाँ पे जो वेपर आएगा ये वाला वेपर इसके कंपेरिजन में तो कम रहेगा। यही ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है ना अपने को। चलो, तो मैं सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। देखो टेम्परेचर टीबी नॉट को क्रॉस कर गया है ना। जब मैंने क्रॉस किया तो क्या ये 180 पे है? नहीं, और बढ़ाना पड़ा, टेम्परेचर और बढ़ा रहे। जब बढ़ाया यहाँ जैसे में पहुंचा तो जाके किससे मैच हो गया? 180। तो क्या इस टाइम पे बॉईल करना स्टार्ट कर जाएगा? कौन बॉईल करेगा? सॉल्यूशन बॉईल करेगा। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टीबी। यहां से भी एकदम क्लियर मालूम पड़ रहा है, टीबी बड़ा है और टीबी नॉट, समझ रहे? यही तो पहले बताया था मैं तुमको, टीबी बड़ा टीबी नॉट छोटा। समझ रहे हो क्या है? ग्राफ से भी सिखा दिया। बोलो क्लियर है? तुमको समझ में आ रहा है क्या चला क्या ग्राफ में? हाँ, तो ग्राफ के पॉइंट तो फटाफट बताऊंगा। जैसे हाँ, तो ये हम हमारे हिसाब से ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ये जो सीडी वाला कर्व है, ये जो सीडी वाला कर्व इंटरसेक्ट करता है ना, दिस सीडी कर्व इंटरसेक्ट्स विथ 180 एम ना, या तो 760 mm ऑफ एच, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन बॉईल करता है बोलो? सॉल्यूशन। और अगर ए बी वाला कर्व तुम्हारा जो क्या बोलते हैं 760 mm ऑफ एच से इंटरसेक्ट करेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन बॉईल करता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा 3-4 पॉइंट वहां पे है। मैं फटाफट बोलता हूँ, फटाफट लिखो। पहले डायग्राम बनाओ जल्दी। डायग्राम बहुत है, डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आया बहुत बार ऐसे ही। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाओ। और ये जो पार्ट है ना, जो मैंने इधर खींच के लाया हूँ, ये नहीं बनाएगा तो भी चलेगा तुम्हारे लिए। मेन ये सी डी और ए बी का कर्व है और इसका ये नीचे प्लॉटिंग, और ये 760। ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाया तो भी चलेगा। अगर तुमको बनाना बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जरूरत नहीं है फिलहाल इतने का। जल्दी करना, जल्दी फटाफट। तो मैं जल्दी 4-5 पॉइंट बताऊं, फिर डेरिवेशंस पे आ जाएंगे हम लोग। जल्दी जल्दी जल्दी, बन गया डायग्राम? अरे शॉर्ट में रहना यार, फटाफट करो। उसके ऊपर सॉल्वेंट लिखो, सॉल्यूशन लिखो, वो नाम दो, ए बी नाम दो, सी डी नाम दो, 760 mm ऑफ एच जी, 180 m एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो दिखाओ जरा फटाफट। और ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जो डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया, टीबी नॉट और टीबी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर लिखो, इधर वेपर प्रेशर लिखो, फटाफट लिखो जो भी कर रहे हो। चलो डायग्राम रेडी? चलो, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऐसा लिखो फर्स्ट पॉइंट। द वेपर प्रेशर ऑफ, थोड़ा फास्ट लिखना, फास्ट बोलूंगा जल्दी। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज प्लॉटेड, ये हम लोग प्लॉट किए। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से इसको प्लॉट किया है। The vapor pressure of solvent and solution is plotted as a function of temperature. हो गया? सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा वहां पे, उसके बारे में लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, किसका वेपर प्रेशर कम होता है? जल्दी बोलो। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसलिए सॉल्यूशन का कर्व जो सीडी है वो सॉल्वेंट का कर्व ए बी के नीचे आता है ना। ये लिखेंगे, लिखो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज greater
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लिखा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे ऐसा ही होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिखा, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे ऐसा ही होता है। हेंस बोलो कौन सा कर्व किसके नीचे लाई करता है? हेंस CD कर्व लाइज बिलो AB कर्व, हेंस CD कर्व लाइज बिलो AB कर्व, CD वाला जो कर्व है वो जो AB कर्व के नीचे लाई करेगा। हो गया ये? हाँ, तो याद है जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया कुछ तो बढ़ रहा था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक्चुअली में वो डिफरेंस है ना वेपर प्रेशर का। हाँ, तो लिखते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, थर्ड पॉइंट है ना ये, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर के बीच का गैप भी बढ़ता बढ़ता जाएगा। As the temperature increases, the gap between, या तो the difference between the vapor pressure also increases। लिख दिया? चलो कितने पॉइंट हुए? 3 ना, फोर्थ। चलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पहले सॉल्वेंट लाते हैं। अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो तुमको कर्व AB को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा एक लाइन से, जो लाइन, वो ये कौन सा लाइन है? ये लाइन करस्पॉन्ड करता है ना 760 mm of Hg को। The intersection of curve AB with the line corresponding to 760 mm of Hg gives the boiling point of pure solvent। ये लिख दो, मैं बोलता हूं, लिखो। The intersection of AB कर्व, बोलो किससे इंटरसेक्ट करेंगे? लाइन से ना, स्ट्रेट लाइन है ना ऊपर एक। द इंटरसेक्शन ऑफ AB कर्व विथ, लिखा, विथ अ लाइन करस्पॉन्डिंग, वो लाइन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 760 mm of Hg। The intersection of AB curve with a line corresponding to 760 mm of Hg slash 180 m, लिखा, स्लैश में 180 m भी लिखना, रिप्रेजेंट्स, बोलो क्या रिप्रेजेंट करेगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट? बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसा एक और पॉइंट लिखो, किसके लिए? कौन से कर्व के लिए? CD कर्व के लिए। CD कर्व का पॉइंट सेम रहेगा। एक बार फिर से बोलूं क्या पॉइंट? द इंटरसेक्शन ऑफ AB कर्व विद अ लाइन करस्पॉन्डिंग टू 760 mm of Hg slash 180 m रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ब्रैकेट में TB नॉट लिख देना, रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ब्रैकेट में TB नॉट लिखा। ये सॉल्यूशन वाला कर्व, सॉल्यूशन का पॉइंट बोलो क्या रहेगा बताओ? The intersection of CD curve with a line corresponding to 760 mm of Hg slash 180 m represents boiling point of solution, ब्रैकेट में TB। सेम स्टेटमेंट है, खाली कर्व अब CD हो जाएगा। The intersection of CD curve with a line, the intersection of CD curve with a line corresponding to 760 mm of Hg, the intersection of CD curve with a line corresponding to 760 mm of Hg, लिखा, 760 mm of Hg, बोलो क्या बताता है? रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में TB। फटाफट करो, फटाफट। हो गया? चलो डायग्राम से क्या मालूम पड़ता है, कौन ज्यादा, TB बड़ा क्या TB नॉट बड़ा? TB। तो फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर, तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिख दो, लास्ट पॉइंट है। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर, 6th पॉइंट नहीं है कि 7th है? 6th है। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना, पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में TB लिखा। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में TB इज ग्रेटर देन, बोलो किससे बड़ा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नींद में तो नहीं है ना सब लोग? आवाज तो दे नहीं रहे, कुछ आंसर आ नहीं रहा तुमको, थोड़ा जोर से बोलो। लिखा, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिख दिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14, इस पे न्यूमेरिकल्स आने वाले।
ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, लिखो। डिराइव अ रिलेशन बिटवीन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, ऐसा लिखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट। ऐसा पहले भी कर चुके हैं हम लोग, फॉर्मूला याद है कि भूल गए? बोलो जरा क्या था, बताओ। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाय W1 M1 बाय M2, याद होना चाहिए, सेम है यहां पे भी आने वाला। चालू करो नेक्स्ट। चलो ये तो छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट खत्म करा दूंगा मैं इसको। इस पे न्यूमेरिकल आने वाला है, खत्म हो गया समझो, बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा। मैं 80% पे आ गया हूँ बॉइलिंग पॉइंट के। ध्यान इधर दो, सुनो। फर्स्ट पॉइंट पूरा अक्खा डेरिवेशन एक साथ ही कराऊंगा, उसके बाद तुम लोग लिखोगे। सबका ध्यान आ गया, सबका नजर आ गया, इधर देखो, इधर देखो। प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, ध्यान दो। प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, ऐसा हुआ है बराबर। ये मतलब इट हैज बीन प्रूव्ड प्योरली बाय प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। क्या प्रूव किया गया, सुनो। ये क्या है बताओ, पहले इसका नाम बताओ, बोलो जल्दी। एलिवेशन इन, आधे लोग तो मुंह बंद करके बैठे, पता नहीं प्रवचन सुनने आए ऐसा लग रहा है। बोलो नाम बोलो सब लोग इसका। एलिवेशन इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या बोलते हैं, स्मॉल एम, याद करो 11th स्टैंडर्ड। क्या होता है, मोलालिटी, इसको मोलालिटी बोलते हैं। एक मोलारिटी भी होता है, मोलारिटी कैपिटल एम होता है। ये क्या है, मोलालिटी, ये मोलालिटी है। तो ये पूरा फर्स्ट पॉइंट है। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तुम्हारा पहला पॉइंट रहेगा। वो थियरी लिखने के बाद डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है, ध्यान दो। सेकंड पॉइंट, वैसे मोलालिटी, चलो एक काम करो, पहले ये प्रोपोर्शनल हटाओ जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और ये मोलालिटी तो रहेगा। कांस्टेंट के सफिक्स में बी लिख रहा हूं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं तुमको। इसका दो नाम है, एक नाम है मोलाल एलिवेशन, मोलालिटी से आया ना, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, याद रहेगा नाम। एक और नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, नाम याद रहेगा, बोलो। केबी का नाम याद रहे, केबी। दो नाम है, पहला नाम क्या है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर दूसरा नाम क्या है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। पहले तुमको मोलालिटी चेक करो, तुमको मोलालिटी आता है क्या, बस याद करो मोलालिटी का डेफिनेशन जल्दी, 11th में पढ़ाया हुआ था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो W1 आएगा। सॉल्वेंट बोला ना मैंने, सॉल्वेंट, और kg बोला तो मास आएगा वहां पे। ये डेफिनेशन है मोलालिटी का। मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चलो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ मोल्स, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, 2 है ना मेरे पास। N2 का आंसर क्या आएगा, W2 बाय, चलो रिटर्न पुट करो N2 की जगह, बोलो स्मॉल m कितना आएगा, फटाफट फटाफट। W2 बाय W1 रहेगा, और साथ में नीचे एक और मेरे को क्या मिल गया, M2। क्या तुम्हारे पास स्मॉल m रेडी है? चलो मेन इक्वेशन जो यहाँ पे था, जहाँ पे हम लोग रुके थे, आओ थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो फटाफट बोलो डेल्टा टीबी का आंसर। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी तो है मेरे पास, और एम का आंसर मैंने निकाल दिया। देखो यहाँ पे एम का आंसर, बोलो क्या, W2 बाय W1, और नीचे क्या है, M2 भी है, चेक करो सही है। ये फॉर्मूला है। हमारे टेक्स्ट बुक में क्या किया, इसको ना प्रॉपर यूनिट के हिसाब से भी सॉल्व किया। जरा मास का यूनिट बताओ भाई, ग्राम में यूज होएगा ना, और ये भी तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। मोलार मास का यूनिट बोलो, ग्राम पर। लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोग फॉर्मूला तो एसआई के हिसाब से बनाएंगे, सिस्टम इंटरनेशनल, तो वो ग्राम नहीं रहना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए। अगर मुझे ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो बताओ मुझे नीचे क्या लेना पड़ेगा, 10⁻², वो नीचे का 10⁻³ समझो, ये पहले ग्राम था, मैंने इसको बना दिया किलोग्राम, समझा। तो बताओ नीचे क्या रहेगा, नीचे आया 10⁻³ वो 10⁻³ ऊपर गया, बोलो क्या बन जाएगा, 10⁻+3। 10⁻+3 का मतलब होता है 1000, करेक्ट है क्या। तो फॉर्मूला चेंज, 1000
KB W2 बाय W1 और नीचे M2। चेक, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले पे तुम्हारा पूरा का पूरा बॉइलिंग पॉइंट का सम्स है, इस पे ही है। करेक्ट है? W2 क्या बोलो, नाम बताओ जरा W2 का, क्या बोलते हैं W2 को? मास ऑफ, आगे बोलो उसके, सोल्यूट। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलार मास ऑफ सोल्यूट, KB मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड एज इविलोस्कोपिक। और 1000 कहां से आया तुमको मालूम है? 1000 का रीजन है, इसको किलोग्राम में यूज किया मैंने। लेकिन जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो मैं 1000 नहीं लूंगा। 1000 तो मैंने यूनिट को देख के, तुमको याद है ना, मैं तो प्रॉपर यूनिट के साथ सॉल्व करता हूं ना, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, समझा? ग्राम पर मोल में वो यूज करो, किलोग्राम पर मोल, ये अगर किलोग्राम पर मोल रहेगा तो इसको यूज करेंगे, समझ रहे हो ना? तो मैं तो सम में मुझे 1000 याद नहीं, मुझे KB W2 बाय W1 और वो तुमको समझ में आ गया रहेगा, M1 बाय M2, उससे मैं सॉल्व कर दूंगा। मुझे वहां पे सम में उसका जरूरत नहीं रहेगा। यूनिट तो हम लोग तुम्हारे सिलेबस का मैच करने के लिए किया है। बोलो क्लियर है? समझा? तो चलो फटाफट लिखो, जल्दी लिख दो जल्दी। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन, ऐसा लिखना प्रॉपर। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन, लिखा इतना? इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्योरली थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया है, एंड प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट, बोलो क्या प्रूव किया है? दैट, बोलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। बोलते रहने का, नहीं बोलोगे तो ऐसे बैठे रह जाओगे, नींद आएगी तुमको, बोलोगे तो एकदम एक्टिव रहोगे। It has been proved by purely thermodynamic consideration and proved experimentally that the elevation in boiling point is directly proportional to molality। लिखा? उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद यहां तक आओ, कोई टेंशन नहीं, फटाफट लिखो जल्दी। इसके बाद दो छोटे छोटे क्वेश्चंस, हमारा बॉइलिंग पॉइंट खत्म, प्रॉपर पूरा खत्म कर दिया बॉइलिंग पॉइंट मैंने। ये हम लोग समझो 80 to 85% पे है, दो क्वेश्चन और करा दूं, खत्म। वो दो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है। ये संडे रोटेशनल डायनामिक्स का टेस्ट देना है तुमको, अच्छे से पढ़ लो। कुछ लोग टेस्ट नहीं दिए, मैंने तुम्हारा एक प्रॉपर एक बुक बनाया, जो टेस्ट दिया उसका नाम आप एंटर किया है, और कंटिन्यू अगर तुमने 2 टेस्ट नहीं दिया तो तुम्हारे घर पे कॉल आ जाएगा। 2 क्या, धीरे धीरे मैं उसको एक पे ही कॉल कर दूँ, उसी दिन कॉल लगाऊंगा। तुम्हारा काम है आके टेस्ट दो, सुबह नहीं जमता है, शाम को आओ, दोपहर में आओ, कभी भी आओ, 7-8 के पहले आ जाओ लेकिन, और आके टेस्ट दे के जाओ। वैसे टाइम पे आए तो ज़्यादा सही रहेगा। टेस्ट कितना भी लेक्चर बैठो, टेस्ट नहीं दिया है कोई मतलब नहीं है। टेस्ट देने से तुमको मालूम पड़ता है तुम कितने पानी में हो। चलो जल्दी, हुआ कंप्लीट? कुछ फॉर्मुलेस याद रखना है, ये सब कुछ न्यूमेरिकल में लगने वाला है। मोला, कभी कभी डायरेक्ट मोलालिटी दे देंगे। तुमको सबका यूनिट मालूम है ना? ये लिखो। तो एक लास्ट थोड़ा यूनिट के बारे में बता देता हूं मैं। यूनिट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। हो गया कंप्लीट? आदत डालो, फटाफट लिखना, स्पीड में एकदम। और ट्राई करो मॉर्निंग वाले बैच में आने का। मॉर्निंग में एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है। यही कंटेंट मुझे वहाँ पे 2 दिन लग जाता है दोपहर में पढ़ाने के लिए, यहाँ पे फटाफट हो जाता है। सुबह वाले बैच में आया करो, ज़्यादा सही रहता है। चलो स्टार्ट करो, मैं आगे नेक्स्ट। चलो तो पॉइंट फटाफट मुझे जरा आंसर दो। इसका यूनिट बताओ जरा, W2 का यूनिट फटाफट। ग्राम। W1 कोई प्रॉब्लम, अगर किलोग्राम रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी वो यूनिट कट हो जाएगा किलोग्राम। चलो M2 का यूनिट, इस बार क्या यूनिट है? किलोग्राम पर मोल ना, सही है ना? अच्छा, डेल्टा टीबी के बारे में क्या बोलते हो? ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस है। टेम्परेचर के डिफरेंस का 2 यूनिट हो सकता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। याद है? एक बात याद, अच्छा ये जो केबी है ना, केबी इधर देखो, केबी की तरह देख रहे, केबी ये भी ना चेंज इन टेम्परेचर को ही रिप्रेजेंट करता है।
तो इसके यूनिट में भी आता है, इसका यूनिट तुमको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, लेकिन इसके यूनिट के अंदर भी सेम चीज होता है। इसके यूनिट के अंदर ना बता दूं क्या डायरेक्टली ऐसे ही, इधर से निकाल लो, एक काम करो इधर से निकालो, डेल्टा टीबी का क्या यूनिट ले लो, समझो डिग्री सेल्सियस ले लिया मैंने, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मुझे केबी का यूनिट चाहिए, मोलारिटी, मोलालिटी मालूम है इसके बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब केजी, मोल पर केजी, सही ना। केबी का यूनिट निकालो, बोलो केबी का यूनिट क्या रहेगा, केबी इज इक्वल टू डिग्री, भेजो ना इधर कि डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल ना, सही ना, बराबर है। एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है, डिग्री सेल्सियस पे क्या आ सकता है, तो केबी का एक और यूनिट पॉसिबल है, बोलो क्या, केल्विन केजी पर मोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूमेरिकल में कंफर्म रॉन्ग होता है स्टूडेंट्स का, बताता हूं, देखो इधर देखो, तुमको ना कभी कभी इनकेस डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो तुम उसमें प्लस 273.15 करके उसको केल्विन बना दोगे, ऐसा यहाँ नहीं कर सकते, इधर ऐसा नहीं है। इधर समझो तुम्हारा केबी का आंसर जो तुमको 2 डिग्री सेल्सियस दिया है, समझो 2 दिया है, 2 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, तो केल्विन में भी वही आंसर रहेगा 2 केल्विन केजी पर मोल, ये बात याद रखो, बराबर है। रीजन क्योंकि केबी जो है ना, केबी और डेल्टा टीबी, देखो इसके मैंने और लिखा है बीच में, केबी का यूनिट भी याद हो गया रहेगा तुमको, क्या बताओ, केल्विन केजी पर मोल, देखो ना भाई, एक और है बताओ, और डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। गलती से भी ऐसा गलती नहीं करना, तुमको डिग्री सेल्सियस दिया केल्विन बनाने का ट्राई नहीं करना, इधर डिग्री सेल्सियस दिया केल्विन बनाने का ट्राई नहीं, जो है वही डिग्री सेल्सियस वही केल्विन, याद रहेगा, ये न्यूमेरिकल में गड़बड़ हो जाएगा तुमसे, याद रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, रीजन कि जो केबी है और वो डेल्टा टीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर, इसके लिए ऐसा हो रहा है, रिप्रेजेंट्स चेंज इन टेम्परेचर। तो जब कोई भी चीज चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करे तो वहां पे जितना डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा उतना ही आंसर केल्विन में भी आएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझ, चेंज मालूम है ना तुमको, हाँ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन, बराबर ना, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, इधर ऐसा कन्वर्ट नहीं करना न्यूमेरिकल में, बराबर है। चलो ये लिख दो, चाहिए तो शॉर्ट में थोड़ा सा, दोनों का यूनिट लिख दो, तुमको जैसा चाहिए रहेगा, तो मैं स्पेशली ये वाला लिखना है यहाँ का, ये फटाफट फटाफट करो जल्दी। एक लास्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट खत्म, टाइम अगर हमारे पास बचे 14 है, हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत इसका ये भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल भी सिखा देता हूँ मैं तुमको। एक लास्ट क्वेश्चन और खत्म हमारा बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट नहीं, 1-2 और है, 2 एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, फिर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो तो नॉर्मल एक ही लाइन का आंसर ही है, हो गया रहेगा, सिर्फ यूनिट तो लिखा है तुमने, लिख दिया ना सबने, ध्यान दिया बराबर से। चलो मैं आगे बढ़ जाऊं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन 16 पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट खत्म है। क्वेश्चन 15 है इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, केबी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, केबी याद है ना, केबी लिख दो, दोनों नाम लिख दो, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा 2 नाम है इसका, पढ़ते हैं क्या है, नॉर्मल है, डेफिनेशन में आता है, क्या होता है देख लेते हैं, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो मैं स्टार्ट करूं, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी, इधर देखो, चलो क्या तुमको याद है, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, हटाओ प्रोपोर्शनलिटी साइन, बोलो क्या आएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, सही है। अच्छा अब मैं यहां से डिफाइन करने जा रहा हूं, किसको डिफाइन करेंगे, बोलो हम लोग केबी को, तो केबी मतलब मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट है क्या, सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो इसको घुमा के लिख रहा हूं और देखो क्या हुआ है, ये डेल्टा टीबी था इज इक्वल टू केबी लिख दिया है मैंने, ऐसा हो सकता है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मैच कर रहा है तुम्हारा मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, कौन से केस में मालूम है, जब तुम्हारे स्मॉल एम का वैल्यू बोलो क्या रहेगा 1, स्मॉल एम का मतलब मालूम है ना, मोलालिटी, मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सुनो मुझे इसका आंसर क्या लेना है 1, ये आंसर 1 तब आएगा जब मैं 1 मोल का सोल्यूट को डिसॉल्व करूंगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, 1/1 का आंसर 1 into kb इज kb, समझा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 मोलाल सॉल्यूशन
नहीं समझा? बहुत सिंपल है, अब डेफिनेशन सुनो, देखो क्या है। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलाल सॉल्यूशन, और इसका एक और मतलब है, और a solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। एक ही बात है, 1 मोलाल का ही दूसरा नाम है भाई ये। चलो एक बार रिपीट करो, बोलो मैंने क्या बोला। हाँ दोनों नाम, पहला नाम मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलाल solution or a solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of, याद रखना ये 1 mole solute है, ये 1 मोल सोल्यूट है, इसलिए मैंने वहां पे, याद है तुमको, N2 लिखा था, और ये 1 kg सॉल्वेंट, इसलिए मैंने वहां पे W1 लिखा था। क्लियर है? तो तुमको पहला ये डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद ये छोटा सा मैथमेटिक्स लिखना है, ये मतलब ऐसा ऐसी करके लिख दोगे बस हो जाएगा। समझा ना? एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दो फिर लिखो, जल्दी 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 स्पीड करो, बोलो बोलो बोलो। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार, ये मोलार नहीं है, मोलार नहीं है, LAR नहीं, मोलाल है बराबर, क्योंकि मोलालिटी आएगा। हाँ, 1 मोलाल सॉल्यूशन और अ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्ट। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन खत्म, बॉइलिंग पॉइंट फटाफट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे तो। जल्दी जल्दी जल्दी, स्टेटमेंट सबको याद है ना? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखा, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय, बोलो कैसा सॉल्यूशन? 1 मोलाल solution produced by 1 मोलाल solution, produced by 1 मोलाल solution or a solution in which बोलो क्या हुआ ऐसे सॉल्यूशन में? 1 मोल सोल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया है, और a solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, और a 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। हो गया बोलो भाई, कंप्लीट, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। डेफिनेशन लिख दो, उसके नीचे थोड़ा बहुत जो मैंने मैथमेटिक्स लिखा है ये लिख के रख दो, ये लिखना है, ये लिखना है, इससे तो समझ में आया वो डेफिनेशन बना कैसे। एक लास्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट यहां पे खत्म। वाई डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये लास्ट क्वेश्चन। चलो फटाफट, कंप्लीट फटाफट लिखो, एक लास्ट स्टेटमेंट है, खत्म कर दिया यहाँ पे अपन ने। डेल्टा टीबी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? एलिवेशन सेम वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? लोअरिंग ऑफ वेपर। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो ध्यान दो देखो, तो क्यों तुमको याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? जो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ना, किस पे डिपेंड नहीं करता? नेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। चलो देख लेते हैं फटाफट, ध्यान सबका इधर देखो, क्या जल्दी बताओ, नाम बोलो फटाफट, नाम। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, याद है ना? तो अगर मैं इसके डेरिवेशन को फिर से सॉल्व करूं तो यहाँ पे Kb इंटू एम आएगा। तुमको क्या m का फॉर्मूला याद है? मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। पुट कर दूं यहाँ पे अगर मैं, तो बोलो डेल्टा टीबी का आंसर क्या आ जाएगा? Kb m के जगह N2 अपॉन W1। ध्यान से देखो, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नंबर पे, क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड किया, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। क्या है, एक स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद ये लिखने का, सुनो ध्यान से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, या तो ऐसा बोल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन which in turn depends upon the number of moles of solute not on the nature of solute। ऐसी था पहले भी स्टेटमेंट, पहले भी ऐसी था, अगर तुम लोग घर पे पढ़ते रहोगे तो बोलो एक बार फिर से स्टार्ट करो, बोलो बोलो बोलो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, या तो इज डिपेंड्स अपॉन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन which in turn depends upon the number of moles of solute not on the, hence elevation in boiling point is a colligative property। खत्म boiling point, जल्दी लिख दो फटाफट फर्स्ट पॉइंट, उस बाद तो मैथमेटिक्स, जल्दी जल्दी जल्दी। elevation in boiling point is directly proportional to molality of solution। elevation in boiling point is directly proportional to the molality of solution। लिखा elevation in boiling point is directly proportional to the molality of solution, लिखा। उसके बाद which in turn किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, which in turn depends upon, which in turn depends upon, बोलो किस पे डिपेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, लिख दिया, not on the nature of solute, hence elevation in boiling point is a colligative property, hence elevation in boiling point is a colligative property। colligative property पे अच्छे खासे सम्स है, 6 सम्स है अपने पास इसमें। वो होने के बाद ये नीचे लिखना पड़ेगा तुमको, कि दिखाना पड़ेगा कैसे डिपेंड करता है वो। हो गया तो बोलो, जल्दी ये एरो वगैरह कर देना तो याद आएगा कि अरे ये इस पे डिपेंड करता है और ये किस पे डिपेंड करता है। चलो एक टाइम है अभी 7 मिनट है, एक बॉइलिंग पॉइंट का सम भी हो जाएगा हमारा। जल्दी जल्दी जल्दी, फॉर्मुलेस याद है ना सबको बॉइलिंग पॉइंट के, एक क्विक रिवीजन मारूंगा फटाफट, और बॉइलिंग पॉइंट के सम भी, एक सम तो कर ही देंगे हम लोग, 6 सम्स हैं, एक तो हो जाएगा आज। क्लियर, सबका हो गया कंप्लीट, स्लाइड चेंज करूं, जल्दी 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 करो, जल्दी फटाफट। जिसका हो गया टाइप 2 लिखो, टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। टाइप 1 था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर, ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, देखो बिना थियरी तुम बॉइलिंग पॉइंट के सम नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए मैंने थियरी एकदम अच्छे से सिखाया है, अगर थियरी आता है सम आता है। हो गया टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, या तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। चालू कर देता हूं मैं, हो गया रहेगा ना, जल्दी लिख दो। बहुत इजी होता है बॉइलिंग पॉइंट, बताया ना केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सबसे इजी किया ना अपने, इतने सारे वेपर प्रेशर के सम्स। चालू करूं, हो गया, चलो 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 चलो। हाँ एक फटाफट रिवीजन करते हैं जरा एक बार फॉर्मुलेस का। ये है टाइप 2 और इसमें क्या हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के सम सॉल्व करने वाले हैं। क्या तुमको सब फॉर्मुलेस याद है, फटाफट बताएंगे, जल्दी 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 बताओ फटाफट। मुझे बताओ टीबी नॉट का नाम बताओ पहले फटाफट, जल्दी 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 भाई, इतना टाइम नहीं मेरे पास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सेकंड टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, थर्ड डेल्टा टीबी, नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ टीबी और टीबी नॉट में बड़ा कौन रहता है, टीबी बड़ा रहता है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फिफ्थ डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला है, बोलो जल्दी, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, इससे टीबी माइनस टीबी नॉट, डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या मैं इसको केबी इंटू एम लिख दूं, केबी इंटू मोलालिटी। एक फॉर्मूला और बनाया था याद है अपने लास्ट में, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी W2 ना, W2 बाय W1 अपॉन M2, और वो 1000 तुम्हारे सब में 1000 नहीं लूंगा यार न्यूमेरिकल में, वो मैं कर दूंगा बराबर। हो गया न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल, जल्दी लिखो 0.15 मोलाल सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 मैं गिवन लिख रहा हूं खाली बस, 0.15 मोलाल मोलाल है, मोलालिटी दिया है, 0.15 मोलाल सॉल्यूशन लिखा क्या, ऑफ अ सब्सटेंस बॉइल सैट, of a substance boils at 373.23 Kelvin
बॉइल्स एट 373.23 केल्विन, लिखा क्या? 373.23 केल्विन. फाइंड मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट मतलब क्या? केबी. फाइंड मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. वाटर का मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट निकालते हैं. फाइंड मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. लिखा फाइंड मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. ब्रैकेट में लिखा है गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तुम बताने की क्या जरूरत है, मालूम नहीं है तुमको? मालूम है ना, 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन, बराबर ना? अरे 100 डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दोगे तो 373.15 हो जाता है. हाँ, तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है. कंफर्म ये वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट है, बराबर ना? बोलो भाई, बड़ा देखो दोनों में कौन बड़ा है, फटाफट जल्दी 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 बोलो, कौन बड़ा? 373.15 बड़ा के 373.23 बड़ा? बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका? बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन. तो कंफर्म ये क्या है? टी बी. कम बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्वेंट. टी बी नॉट. मोलाल मतलब ये मोलालिटी है, करेक्ट ना? और निकालने क्या बोला तुमको, तो फिर आराम से हो जाएगा सॉल्यूशन. ध्यान दो, इधर इधर देखो, इधर देखो. केबी का कोई फॉर्मूला याद है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. लेकिन डेल्टा टीबी तो दिया ही नहीं है तुमको. वो बात अलग कि हमको डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आता है. टीबी माइनस, चलो टीबी और टीबी नॉट, डेल्टा टीबी हटाओ, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी. सही जा रहा हूं? अच्छा, टीबी देखो कितना है? 373.23 माइनस टीबी नॉट कितना है? 373.15. 23 में से 15 गया, कितना? 5 3 8, 0.08, बराबर ना? 0.08 आया क्या? डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, देखो जरा सही किया क्या मैंने? अरे 0.23.15 माइनस, सही ना? सही है. केल्विन ना, क्या डिग्री सेल्सियस? यूनिट देखो, केल्विन. यूनिट के साथ सम सॉल्व करना है. केबी तो तुमको चाहिए. क्या मोलालिटी मालूम है? मोलालिटी मालूम है क्या यार? कितना है? ये क्या दिया इधर? 0.15 मोलाल ना. मोलाल हटाओ, इसका यूनिट डालो प्रॉपर. मोलाल का मतलब मालूम है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. मोल पर केजी ना, मोलाल मीन्स मोल पर केजी. केबी निकालने के लिए क्या करूं? केबी निकालने के लिए बोलो भाई, 0.08 को डिवाइड किससे करेंगे? 0.15 से डिवाइड करेंगे. और यहाँ पे पहले से केल्विन था, यहाँ से गया केजी, इधर गया मोल. प्रॉपर यूनिट बन रहा है. देखो केबी का यूनिट, अगर तुमने केबी लिखा है, केबी का थियरी, केल्विन केजी पर मोल. चाहिए तो दिखा देता हूँ मैं तुमको. किधर गया वो केबी? केबी केबी, ये देखो केबी का यूनिट केल्विन केजी पर मोल. यूनिट बराबर बन रहा है, आंसर राइट जा रहा है. हाँ चलो कट मारते हैं. पॉइंट हटाओ, पहले पॉइंट हटा लो. केबी, केबी को मैं लिख देता हूँ 8/15. चलेगा? ऊपर का 2 पॉइंट, नीचे का 2 पॉइंट गया, चलेगा ना? ठीक है, चलो कट मारते हैं. तो डायरेक्टली डिवाइड मार लेते हैं यार. डायरेक्ट डिवाइड करके बताओ. तुम डिवाइड करो, मैं क्या बताऊँ? डिवाइड करो तुम फटाफट. चलो कितना? 15 कितना जा? 30 30 60 4 जा तो यहीं पे हो गया. फाइजा जाएगा शायद. फाइजा 15 फाइजा ना. 15 फाइजा कितना? 75. बचा 5 0 15 3 जा नहीं 3 जा 3 जा 3 जा ना कितना? 45 वापस बच रहा है. वही होएगा 0. समझ लो केबी इज इक्वल टू कितना? 0.5333. सही है ना? नहीं 4 नहीं होगा, 3 है ना. 3 में कैसे बढ़ाएंगे? केल्विन केजी पर मोल. एक बार ये जरा चेक करो अपने पास आंसर जो है. चेक करो क्या आंसर राइट है. 0.5333 केल्विन केजी पर मोल राइट है. यूनिट बाय हार्ट कर लो, केल्विन केजी पर मोल. बिना यूनिट बाय हार्ट किए आंसर्स नहीं आ सकते हैं. केल्विन केजी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल भी होता है, और दोनों सेम ही होता है. इजी है ना? आराम से न्यूमेरिकल आया, क्योंकि थियरी सिखाया मैंने तुमको. न्यूमेरिकल आराम से आ जाएगा तुमको. चलो 30 हो गया. इस पे हम लोग वाइंड अप करते हैं. अच्छा खासा कंटेंट हो गया है. कोई यहाँ से वाले बैच में नहीं आएगा. ट्राई करो यहीं पे, ये वाला पार्ट इधर ही खत्म करेंगे हम लोग. इधर जल्दी जल्दी हो जाएगा, वहाँ बहुत टाइम लग जाता है. चलो क्लियर नहीं है? ठीक है. यज्ञ स्टार्ट.